हेलो स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कूल पंडो, जिला मंडी, आपका हर घर पाठशाला के आज के अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान अध्याय भू-आकृतिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आज हम जानेंगे अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में, पटल विरूपण के बारे में और ज्वालामुखीयता के बारे में। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को जन्म देती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल हो जाती है। पटल विरूपण या डिएस्ट्रोफिज्म, सभी प्रक्रियाएं जो कि भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचालन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। भू संचरण जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात और बाह्य प्रक्रियाएं या आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं। भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाली प्रक्रियाओं को पृथ्वी की अंतर्जात अथवा आंतरिक प्रक्रियाएं कहते हैं और भूपृष्ठ के ऊपर पैदा होने वाली प्रक्रियाओं को बाह्य प्रक्रियाएं कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल रूपों में परिवर्तन लाने वाली दो मुख्य आंतरिक प्रक्रियाएं ज्वालामुखी और भूपटल विरूपण हैं। भूपटल विरूपण से पृथ्वी के भाग ऊपर उठते हैं और स्थलाकृतियों की रचना होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से अचानक और भूपटल विरूपण से धीरे धीरे रचनात्मक भूदृश्यों का निर्माण होता है। इसलिए विवर्तनिक संचरण भी इनको हम कहते हैं। इनसे भूपृष्ठ के टूटने, दबने, मुड़ने, ऊपर उठने और नीचे धंसने से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं की उत्पत्ति के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा के इकट्ठा होने और बाहर निकलने के प्रयास में हलचल होती है। एक दूसरे मतानुसार पृथ्वी के अंदर की रेडियोधर्मिता से विस्फोट होता रहता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इससे पृथ्वी के आंतरिक भागों से संवहन तरंगें उठती हैं, जो पृथ्वी की परपटी को ऊपर नीचे करती हैं। इससे स्थल रूप बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की विचारधारा के अनुसार पृथ्वी के खंड रूपी प्लेटों में गाढ़े जो सीमा में तैरते फिरते रहते हैं, ऊपर नीचे होने से या आगे पीछे चलने से इन आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से भूदृश्यों का निर्माण होता है। भू संचरण जो हैं ये दीर्घकालीन भी हो सकते हैं और आकस्मिक भी हो सकते हैं। दीर्घकालीन संचरण जो हैं इनमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। ये संचरण प्रायः संसार व्यापी अथवा बड़े पैमाने पर होते हैं और बड़े भूभागों को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं और लंबी अवधि तक चलते हैं। प्रायः ये अदृश्य होते हैं। इनका प्रभाव हजारों या लाखों वर्षों के बाद कहीं हमें दिखाई देता है। ऐसे ही संचरणों से भारत का पूर्वी तट 15 से 20 मीटर तक ऊंचे उठने से बालू तट का निर्माण हुआ है। मुंबई के पास और कोलकाता के पास सुंदरवन के कुछ तटीय भाग नीचे धंस गए हैं। ऐसे परिवर्तन समुद्र जल स्तर के ऊपर नीचे होने से भी होते हैं।
महाद्वीपों पर हिमानी पिघलने से समुद्रों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है और महाद्वीपों के किनारों पर समुद्र जल ऊपर चढ़ जाता है। इसे धनात्मक संचरण कहते हैं। परंतु समुद्र जल स्तर गिरने से स्थलखंड समुद्रों की ओर बढ़ जाते हैं, जिसे कि हम ऋणात्मक संचरण कहते हैं। कुछ भू संचरण आकस्मिक होते हैं। इनमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि सम्मिलित हैं। वास्तव में भूकंप तो आकस्मिक संचरण का परिणाम है। इनसे कई भूरूप तीव्र गति से टूटते और निर्मित होते हैं। कुछ क्षेत्र नीचे दब जाते हैं, पृथ्वी में दरारें पड़ सकती हैं, कई पहाड़ियाँ टूट सकती हैं अथवा चट्टानें खिसकने से नदी मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। ये जो संचरण है, इनमें ज्वालामुखीता आकस्मिक संचरण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे कि एकदम से किसी नए भूरूप का निर्माण हो सकता है। इसमें कुछ सप्ताह या कुछ दिनों में ही नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। भूपटल विरूपण दो तरीकों से काम करता है। या तो कोई भूभाग ऊपर उठ सकता है या वो क्षैतिज दिशा में प्रवाहित हो सकता है। ऊर्ध्वाधर जो है ये पृथ्वी के, इसमें विशाल खंड जो हैं ये पृथ्वी के अर्धव्यास की दिशा में नीचे ऊपर होते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में महाद्वीप और पठार बनते हैं। क्षैतिज दिशा में चट्टानों की परतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। धरती के समुद्र तल से ऊपर उठने से महाद्वीप और पठार और नीचे धंसने से गर्त और महासागर बनते हैं। ऊर्ध्वाधर भूसंचरणों को हम महाद्वीप जनक भूसंचरण भी कहते हैं। इसमें या तो उत्थान होता है किसी क्षेत्र का या फिर वो नीचे धंस जाता है। धरातल के समुद्र तल की अपेक्षा ऊपर उठने की प्रक्रिया को हम उत्थान कहेंगे। महाद्वीपों के अंदर सागर तट से दूर वाली चट्टानों में मिले जीवों के अवशेषों से पता चलता है कि कभी ये चट्टानें समुद्र जल में डूबी हुई थी। इनके ऊंचा उठने से ये स्थल रूप में आई हैं। ऐसे परिवर्तन प्रायः समस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु में परिवर्तन, हिमयुग, इनसे भी समुद्र का जल स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा है धसान, पतन, डाउनवर्ड मूवमेंट या सबमर्जेंस। जब कोई क्षेत्र समुद्र तल या आसपास के क्षेत्र की तुलना में नीचे धंस जाता है तो इसे हम धसान या पतन अथवा सबमर्जेंस कहते हैं। इससे चट्टानों की दिशा या परतों में कोई अंतर नहीं आता। यह क्रिया उत्थान की विपरीत क्रिया है। भारत में सुंदरवन डेल्टा, मुंबई, पांडिचेरी और द्वारका के तट का धंसान इसके सही उदाहरण हैं। क्षैतिज संचरण या पर्वतजनक संचरण। जो संचरण पृथ्वी की सतह के समानांतर होते हैं उन्हें क्षैतिज संचरण कहते हैं। इनसे पृथ्वी पर अवसादी चट्टानों की परतों की स्थिति में परिवर्तन होता है। भूपृष्ठ में मोड़ पड़ जाते हैं और विकार हो जाते हैं। इन संचरणों से दबाव और तनाव की दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दबाव से चट्टानों में संपीड़न और मोड़ अथवा बलन बनते हैं। तनाव अथवा खिंचाव से चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे भ्रंश और संधियां बनती हैं। दबाव और खिंचाव के संचरणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि एक स्थान पर दबाव होगा तो किसी दूसरे स्थान पर खिंचाव अवश्य पड़ेगा। ऐसे संचरणों से पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें पर्वतजनक संचरण भी कहते हैं। जब किसी बिंदु से बाहर की ओर दो विपरीत क्षैतिज दिशाओं में बल डालने से खिंचाव अथवा तनाव की प्रक्रिया होती है तो इससे धरती पर मोड़ और भ्रंशन पैदा होते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती हैं। किसी एक सीमा तक भूपृष्ठ की चट्टानों में या तनाव सहन करने की क्षमता होती है, वो आपस में खींच सकती हैं। उससे अधिक तनाव बढ़ने से या प्रायः टूट जाती हैं, जिसे भ्रंशन या फाल्टिंग कहते हैं। चट्टानें टूटकर इनकी परतों का विस्थापन होता है। भ्रंशन और साधारण चट्टानों के टूटने में अंतर है कि भ्रंशन में भूसंचरण का होना जरूरी है। चट्टानें भ्रंशन तल के साथ टूटती हैं और चट्टानों का विस्थापन हो जाता है। ये जो आपको डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, ये सभी फाल्टिंग के या भ्रंशन के उदाहरण हैं।
क्षैतिज संचरणों में ही अब हम बात करेंगे संपीड़न एवं वलन या अर्थात फोल्डिंग की। पृथ्वी की सतह पर दो विपरीत दिशाओं से अंदर की ओर एक स्थान पर दबाव पड़ने से परतदार चट्टानें मुड़ जाती हैं और इनमें वलन बनते हैं। जब दबाव किसी एक तरफ से बड़े पैमाने पर और किसी विशाल भूभाग पर पड़ता है तो मोड़ दीर्घकार बनते हैं। इससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत हैं, रॉकी पर्वत हैं, एल्पस पर्वत हैं। इन सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। संपीड़न से चट्टानें लगातार कई ऊंचे शिखर और निम्न गर्तों से तरंगों के रूप में मुड़ते हैं। ऊंचे भाग को शीर्ष क्रेस्ट और नीचे वाले भाग को हम गर्त या सिनक्लाइन बोलते हैं, यानी कि ऊपर उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन और नीचे धंसे हुए भाग को सिनक्लाइन हम इसमें बोलते हैं। प्रत्येक वलन के दो बाजू या भुजाएं होती हैं। जब ये दोनों बाजू एक जैसे और बराबर झुके हों तो इसे सममित वलन कहते हैं। इस डायग्राम में अलग अलग प्रकार के वलनों को समझाया गया है। जब ये बाजू छोटे बड़े और असमान झुकाव वाले होते हैं तो इन्हें असमित वलन कहते हैं। वलन के इन बाजुओं के झुकाव और आकार में अंतर अनुसार इन वलनों को कई भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इसी कड़ी में एक टाइप है समावलन। संपीड़न की प्रक्रिया से यह आवश्यक नहीं है कि हर बार भूपटल पर मोड़ या वलन ही बने और पर्वतों का ही निर्माण हो। जब सपाट भूपृष्ठ में विकार होता है और पर्वत नहीं बनते, ऐसी स्थिति में केवल समावलन बनते हैं, जो कि आपको इस आकृति में दिखाया गया है। यह प्रक्रिया निक्षेप के भार से लचीली चट्टानों के नीचे धंसने से अथवा मैग्मा के पृथ्वी के अंदर ही अंदर उठने और चट्टानों पर दबाव डालने से होती है। इसमें गुंबद आदि भी बन सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों की क्षैतिज गति को ही महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक भूखंड के रूप में किसी महान जल राशि से घिरे हुए थे। इनके टूटकर अलग अलग दिशाओं में खिसकने से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। शुरू में इस सिद्धांत की बहुत आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब इसे प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत पर महाद्वीपों के खिसकने को मान्यता दी जाने लगी है। ऐसा माना जाता है कि महाद्वीप रूपी प्लेटें या स्थलखंड नीचे के अर्धद्रव्य भाग पर धीरे धीरे तैरते हैं। इसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हमारा अगला उपविषय है ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखी प्रक्रिया एक भयंकर घटना है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म उबलता हुआ पानी, लावा, चट्टानों के टुकड़े, धूल, मिट्टी, राख, गैसें आदि धरती के किसी कमज़ोर स्थान को फाड़कर अथवा छिद्र से बाहर निकल आते हैं। यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिस पर मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं है। कुछ लोग ज्वालामुखी को अग्नि पर्वत अथवा धुआं उगलने वाले पर्वत कहते हैं। यह ठीक नहीं है। बहुत से ज्वालामुखी एक पर्वत अथवा पहाड़ी जैसे दिखाई अवश्य पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वे पर्वत नहीं है। वे तो पृथ्वी के गर्भ से लावा आदि के बाहर धरातल के ऊपर आने के मात्र मार्ग हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से धरती के अंदर से गैसें, पत्थर, लावा आदि पदार्थ धरती की सतह पर मलबे के रूप में जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे वह स्थान ऊंचा उठता रहता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के मुंह के पास इकट्ठे हुए मलबे के ऊंचे ढेर को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी की संरचना की अगर हम बात करें तो भूगर्भ से लावा एक नली जैसे मार्ग से बाहर धरातल पर निकलता है, जिसे हम वेंट या नाल कहते हैं। इसका मुंह कुछ खुला 2-3 किलोमीटर तक हो सकता है, तेल की कीप जैसा होता है। इसके ऊपर के भाग को हम क्रेटर कहते हैं। यदि इस कीप का मुंह बड़ा हो जाए तो इसे हम कैल्डेरा कहते हैं। कभी कभी नली बंद होने से गर्त में वर्षा का पानी भर जाता है, जो बाद की बात है, जिसे हम बाद में क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट से जमा हुए मलबे के ढेर को हम शंकु कहते हैं। इस शंकु का आकार प्रायः विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों की किस्मों पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले पदार्थ, ये पदार्थ जो हैं इनको हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं: तरल पदार्थ,
ठोस पदार्थ और गैसें। तरल पदार्थों में मैग्मा अथवा पिघले हुए चट्टानी पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो तरल रूप में ज्वालामुखी विस्फोट से भूगर्भ से बाहर निकलते हैं। यह पिघले हुए लोहे की तरह लाल होता है और इसका तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके मार्ग में कोई भी वनस्पति या जीव जो है वो जीवित नहीं बच सकता। ये जो है दो प्रकार का होता है, अम्लीय और बेसिक। दूसरी प्रकार के जो पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलते हैं वो होते हैं ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले ठोस पदार्थों में राख, मिट्टी के कण, जले हुए अंगारे, छोटे छोटे पत्थर और कई टन बड़ी भारी जो चट्टानें हैं वो भी सम्मिलित हो सकती हैं। गर्म जलती हुई चट्टानें आकाश में उड़ती हैं और फिर ठंडी होकर धरती पर बमों की तरह बरस पड़ती हैं। इसमें बहुत जो बारीक कण होते हैं उसमें राख और धूली, उसको हम कहते हैं। अंगुली की एक और पोर के बराबर चट्टानी टुकड़ों को हम लैपिली कहते हैं और इससे छोटे जलते हुए टुकड़ों को हम अंगारे कहते हैं। 3 सेंटीमीटर से बड़े टुकड़ों को हम ज्वालामुखी बॉम्ब के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रकार का जो मैटर बाहर निकलता है उसमें गैसेस शामिल होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय गैसीय पदार्थों में सबसे अधिक भाप होती है, जो फव्वारे के रूप में वायुमंडल में ऊंचे जाकर ठंडी होती है और तरल रूप में नीचे धरती पर आकर कीचड़ बनती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, क्लोराइड गैस, गंध की गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी करती हैं। गैसों और धुएं के बादल वायुमंडल में मंडराते रहते हैं। इनमें धूलि के कारण सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल को विशुद्ध कर देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की किस्में। विस्फोट के आधार पर हम ज्वालामुखियों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनमें पहली है दरार विस्फोट, दूसरी है शांत ज्वालामुखी विस्फोट और तीसरी है विस्फोटक ज्वालामुखी। दरार विस्फोट जो है ये इस प्रकार के विस्फोट जो हैं इनमें लावा धरती में बनी दरारों में चुपचाप बिना किसी धमाके के बाहर निकलता है और इससे लावा के पठार और मैदान बनते हैं। कुछ छोटे आकार के शंकु भी निर्मित होते हैं। भारत का जो दक्कन लावा पठार है वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। दूसरा है शांत विस्फोटक ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी विस्फोट। इस प्रकार के विस्फोट में भी लावा शांतिमय तरीके से निकलता और बहता रहता है, परंतु इसमें लावा दरार में निकलने की बजाय किसी छिद्र अथवा नली से बाहर निकलता है। नली अथवा पाइप नीचे तल में किसी गहरे भ्रंशन से जुड़ी होती है। लावा पाइप के मार्ग से ऊपर आता है। जब लावा धरती की सतह पर बाहर नहीं निकलता तब नीचे गुंबद बन जाते हैं। तीसरी श्रेणी है विस्फोटक ज्वालामुखी। इस प्रकार में विस्फोट बड़ी गड़गड़ाहट से होता है, भयंकर धमाके के साथ चट्टानें टूटती हैं और आकाश में धुआं, राख, मिट्टी, लावा आदि ऊपर उठते हैं। जलते हुए अंगारे उड़ते दिखाई देते हैं। कई बार ज्वालामुखी शिखर टूटकर ऊपर उड़ जाते हैं और वहाँ पर गहरा गर्त बन जाता है। इटली में विसुवियस, सिसली में एटना, जापान में फ्यूजियामा इसी प्रकार के उदाहरण हैं। आगे है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हम उन्हें कहते हैं जिनका विस्फोट प्रायः होता रहता है। इनका मुंह हर समय खुला रहता है। इसमें धुआं, गैस आदि निकलते रहते हैं। इनका विस्फोट कभी भी या निरंतर रूप से हो सकता है, जैसे कि इटली का एटना, स्ट्राम्बोली और हवाई आइलैंड में मोना लोआ ऐसे ही ज्वालामुखी हैं। दूसरी प्रकार के ज्वालामुखी हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत लंबी अवधि में शांत रहते हैं, परंतु ऐतिहासिक युग में इनका विस्फोट दोबारा भी हुआ है। इनके विस्फोट की संभावना हो सकती है। सैकड़ों वर्ष शांत रहने के बाद भी ये कभी भी क्रियाशील हो सकते हैं। इटली में विसुवियस, एगमोंट ऐसे सुषुप्त ज्वालामुखी हैं जो कभी सोते हैं कभी जागते हैं। इनका जो बीच का टाइम पीरियड है इसको हम निश्चित नहीं कर सकते। ये सैकड़ों या हजारों वर्ष भी हो सकता है। तीसरी प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो ऐतिहासिक काल में
कभी एक बार इनमें विस्फोट हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी भी दोबारा वे सक्रिय नहीं हुए। वे हमेशा उसके बाद हमेशा से शांत और चुप हैं। इनके छिद्र बंद हो चुके हैं और विस्फोट की कोई संभावना नहीं है, जैसे कि म्यांमार या बर्मा में पोपा और जापान में फ्यूजियामा, जर्मनी में एफिल ऐसे ज्वालामुखी हैं। अंत में हम बात करेंगे ज्वालामुखियों के प्रभाव की। आमतौर पर हमारी ये धारणा है कि ज्वालामुखी हमेशा हमारे लिए हानियाँ लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लाभ जो हैं वो भी हमें ज्वालामुखियों से मिलते हैं, जैसे कि खनिज प्रणाली। ज्वालामुखी विस्फोट से धरती के अंदर से कई खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा, सोना, चांदी बाहर धरती पर आकर गिरते हैं। लावा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं जो बहुत उपयोगी होती हैं। इसके अतिरिक्त कई बहुमूल्य पत्थर भी भूगर्भ से बाहर निकलते हैं। लावा से बनी लावा मिट्टी अथवा काली मिट्टी जैसे इंडिया में पाई जाती है, वो कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ सिद्ध हुई है। ज्वालामुखी से बने गर्म पानी और खनिज मिले पानी के स्रोत मिलते हैं जो कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी हैं। इनसे धरती का भूगर्भीय इतिहास समझने में हमें सहायता मिलती है। कई जल कुंडों में पानी इकट्ठा किया जाता है जो कई कामों में आता है। गर्म पानी ऊर्जा की प्राप्ति का भी एक साधन हमारे लिए बन जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अपार जनधन की हानि होती है और साथ में ही हमारा वायुमंडल और जल मंडल जो है इसका भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। आज के इन सभी उपविषयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।